देश परदेश में सतीश झा। आज सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करते हैं। हमारा सुप्रीम कोर्ट कैसा हो, उसके अभी दो पहलू देखने को मिले। एक में जो बात हुई कुछ अजीब सी लगी, दूसरे में कुछ अच्छा लगा कि कम से कम न्यायपालिका शायद पटरी पे आ रही हो वापस। पहले वाले में आपको याद होगा कि हमारे यहाँ एक ईडी है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। वो कुछ ऐसे मामले उठाता है, आमतौर पे उसका रिश्ता है मनी लॉन्ड्रिंग से, विदेश पैसों की भेजने की बात से। कुछ कुछ चीज़ें उसके उस महकमे में रखी गई हैं, वो ईडी इसको देखता है। एक आमतौर पे एक आईएएस अफसर होता है जो एडिशनल सेक्रेटरी का रैंक का उसका बड़ा अधिकारी होता है। आपको शायद कभी याद हो, भूरे लाल हुआ करते थे वीपी सिंह के ज़माने में, उनका भी काफ़ी नाम था, आतंक था। कुछ दिनों से हमारे एक मिश्रा जी हैं, उनको कई एक्सटेंशन मिल चुके हैं, इस हद तक कि सुप्रीम कोर्ट को 7 जुलाई को कहना पड़ा कि ऐसा कैसे हो रहा है, क्या सरकार में कोई और आदमी है ही नहीं है, आपने इतने एक्सटेंशन कैसे दिए, ये गलत था, असंवैधानिक था, गैर कानूनी था। लेकिन फिर भी उनको इजाजत दी, 31 जुलाई तक आप वहां रह सकते हैं। अब सरकार को देखिए, सरकार ने वो डांट वांट सह भी ली और फिर तय किया कि हम एक अर्जी लगाएंगे कि इनको और समय दे दो। आप जानते हैं कि पिछले कुछ वर्षों से तमाम मुख्यमंत्री, तमाम विपक्ष के लोग यही कह रहे हैं कि भाई जितने भी हमारे केसेस आते हैं ईडी सीबीआई के, 95% अपोजिशन पे आते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसमें गलती नहीं होती, उसके लोग गलतियां नहीं करते। लेकिन ऐसा कैसे हो कि कुल 5% वहाँ होते हैं? वो सारा काम जो है ईडी के जो डायरेक्टर निदेशक होते हैं उनको करना पड़ता है। लेकिन आमतौर पे ये सरकारी महकमा है, ये जैसे कि इलेक्शन आयोग है, चुनाव आयोग, उसके पास एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, वो सरकार की बात को टाल सकता है। कुछ ऐसे जो संवैधानिक संस्थान हैं, उनके पास, उनके अध्यक्ष के पास ताकत होती है कि वो सरकार को ना कह सकते हैं। उसका खामियाजा भुगतते हैं बाद में, जब उनको कुछ ना कुछ के ऊपर आगे पीछे परेशान किया जा सकता है, लेकिन उनको अधिकार है ऐसा कहने का और सरकार को मानना पड़ती है बात। इस मायने में जब ईडी की बात आती है, ईडी सरकार का महकमा है, सीबीआई भी सरकार का महकमा है, तो वो सरकारी इशारे पर चलता है, जो सरकार कहती है वो करते हैं। तो जितने भी विपक्षी लोग हैं, जब किसी को शांत करना हो, जब किसी को अपनी पार्टी में लाना हो, रूलिंग पार्टी में लाना हो, या किसी को दबाव डालना हो कि आप ऐसा मत कीजिए, तो उसका इस्तेमाल आजकल कुछ ज़्यादा हो गया है, ऐसा सब कह रहे हैं। यानी कि अब लोग कहते हैं भाई यहाँ पर जो रियल जो सरकार में जो उसका एक अंग है, ईडी सीबीआई से उसके अंग बन गए, जो जिसका काम है विपक्ष को कंट्रोल में रखे। ये उसका काम नहीं है, उसका काम मनी लॉन्ड्रिंग वाले काम को देखने का है, क्राइम देखने का है। लेकिन अगर आप देखें, कोई भी आदमी कितना भी साफ सुथरा हो, जो सरकार चाहती है उसके ऊपर कोई आरोप लगा सकती है। और हम बात करेंगे उस केस की थोड़ी देर में। अभी जैसा अभी जो एल्गार परिषद वाली केस में, जो पूना वाले केस में, जिसमें कई तमाम संभ्रांत पढ़े लिखे, समझदार, विद्वान, उस तरह के लोगों को सरकार ने बंद कर दिया, उस पर कोई सुनवाई नहीं थी। तो अभी बात करते हैं ईडी वाली। तो ईडी के जो डायरेक्टर हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था 31 जुलाई तक आप रह सकते हो। इसके बावजूद कि ये गैर संवैधानिक है, गैर कानूनी है, उन्होंने इजाज़त दे दी थी उनको। और अब क्या किया है, उनको कुछ और मोहलत दी गई क्योंकि सरकार ने कहा कि ज़रूरी है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले को, अपनी ही दलील को, अपनी ही समझ को जो उसने रखी थी 7 जुलाई को, उसको गलत बता दिया। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पास आज की तारीख में ये जो साफ साफ न्याय करने की ताकत है कि नहीं, इस पे हम लोगों के दिमाग में सवाल उठते रहते हैं। ये ऐसा क्या है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा 31 जुलाई को जाना चाहिए उस अफसर को, वो उसको 2 साल पहले जाना चाहिए था, 1 साल पहले जाना चाहिए था, और अब तो उसकी सीमा हो चुकी है, पार कर चुके हैं। तब वो दोबारा उस ऑर्डर को कंफर्म क्यों नहीं कर पाए? जब सरकार ने गुजारिश की उनको रहने दिया जाए, तो उनको आपने
डेढ़ महीने एक्स्ट्रा क्यों दे दिए। इससे पता पता लगता है कि शायद सुप्रीम कोर्ट आज की तारीख में वैसे काम नहीं करता जैसे हम सोचते हैं। ये सबसे बड़ा कोर्ट हमारा है, संविधान की, जनतंत्र की, हमारे संस्थानों की, नागरिक अधिकारों की सारी सुरक्षा की बात यहाँ होती है। जुडिशरी के बारे में अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे तो हमें लगता है कि हम पता नहीं किस युग में रहते हैं। अगर हमारे देश में कितने कई लाख एक लोग ऐसे हों जो जेल में पड़े हुए हैं बिना किसी सुनवाई के इस अवधि तक, जो कि अगर उनको सजा मिलती तो उससे भी ज्यादा थी, यानी कि 14 साल सजा मिलती, वो 30 साल से पड़ा हुआ जेल में, कोई सुनवाई नहीं है। क्योंकि हमारी जो व्यवस्था ऐसी बन गई है कि जब तक किसी के पास साधन ना हो वो दरवाजा खटखटा नहीं पाता हमारे न्यायपालिका का या हमारी कचहरी का, कोर्ट का। तो जहां लाखों लोग इस तरह से जेल में पड़े हुए हों, उनकी जिंदगी खराब हो गई हो और कोर्ट के कान पे जू नहीं रेंगती, जहां अब तक हम मानते थे, हम सभी ऐसा पढ़ते हैं किताबों में, ये हमारा मूल्य है कि जब तक कोई एक सीमा के आगे गुनाहगार साबित ना हो तब तक कोई बेगुनाह रहता है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी है कि जैसे किसी पर कोई ऑफेंस लगाया जाए, कोई प्रोसिक्यूटर उसको अंदर कर सकता है और उसकी कोई मियाद नहीं है। वो मियाद 1 घंटे की हो, 1 दिन की हो, कई दिनों की हो, हफ्तों की, महीनों की, सालों की, जिंदगी भर की हो सकती है। जबकि ऐसा कानून कहता नहीं है, क्योंकि कानून की किताब कुछ कहती है, उसका इंटरप्रिटेशन वाले कुछ कहते हैं, वकील उसका एक अलग मतलब निकालते हैं, जज उसको अलग तरह से देखते हैं। हर आदमी उसमें कोई न कोई नई चीज लाके खड़ा करता है जिससे हमारे नागरिक अधिकारों का हनन होता है। हमारे हमारे जो जनतांत्रिक अधिकार हैं उनकी ठीक से रक्षा नहीं हो पाती। ये जब ईडी की बात आती है तो सरकार कुछ भी गुजारिश करे, आजकल लगता है कोर्ट सरकार का साथ दे रही है। कोर्ट का काम है कि आम आदमी को सरकार से त्रस्त न होने दे और उस सिलसिले वो जो सिलसिला है ऐसे छोटा रखा जाए कि उसको महसूस ना हो। लेकिन हमारा जो सिलसिला ऐसा है कि जो कचहरी जाते हैं उनको वही लोग हैं जिनको मजा आता है। तो जो अभी हुआ है ये अपने आप में सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश की खुद ही अवहेलना कर रहा है, ये तो बात सब गले उतरती नहीं। तो आप समझिए कि कितना बड़ा उनके ऊपर जोर रहा होगा, कितना वजन रहा होगा इस बात का कि करना ही है ऐसा कुछ। तो अगर ऐसा होगा तो हमारी कचहरी कहाँ रहेगी। हमारे जो यानी कि जो लोकतांत्रिक ढांचा है उसमें ये चारों पांव बराबर होने चाहिए थे। अब लगता है 2 पांव बड़े हैं, बाकी सब छोटे हो गए। अब दूसरा देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया। जो एल्गार परिषद वाली बात थी उसमें सरकार ने उन लोगों पे कानून ऐसा लगाया जिसमें कि बेल मिलती नहीं। उसकी बेल की जो शर्तें हैं ये आतंकवादियों के खिलाफ वाला कानून है, यूएपीए। तो अगर उस कानून के देखे तो बेल मिल ही नहीं सकती, लोगों को जमानत मिल नहीं सकती। अच्छा, उनको गिरफ्तार क्यों किया गया? ये मान लीजिए किसी कोई आतंकवादी हो ना हो, उसके कंप्यूटर पर कोई खबर हमारे आपके बारे में हो तो कोर्ट कहता है कि हमारे आपके ऊपर वो आरोप लग सकते हैं, बिना ये जाने समझे कि ये वाकई सही कागज है कि नहीं। तो हमने किसी के कंप्यूटर पे किसी के बारे में कोई कागज डाल दिया, उसके आधार पर सरकार ने आतंकवादी कानून का इस्तेमाल किया, उसकी कोई सुनवाई नहीं है। तो एक बार पहले एक जज साहब ने सुप्रीम कोर्ट में ही उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी आतंकवादी संस्था से जुड़ा रहता है, वो चाहे दूर से जुड़ा हो, चाहे नाम के लिए भी जुड़ा हो, लेकिन उसको हम जमानत का अधिकार नहीं देंगे। ये बिल्कुल असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट कहते तो फिर वो एक सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या हो जाती संविधान की। खैर, अब इन्होंने क्या किया सुप्रीम कोर्ट ने स्पीच में कि 2 लोग जो थे काफी बुजुर्ग हैं, 5 साल से पड़े हुए थे, उनको कोई रास्ता दिख नहीं रहा था, लेकिन उनके कुछ साथियों ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई। फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई ऐसा है, देखो इनके खिलाफ जो तुम्हारे चार्ज हैं वो चार्ज जिस जगह रखे हैं लगता नहीं कि इनके खिलाफ चार्ज है,
ये उनके कंप्यूटर में नहीं मिले, किसी और कंप्यूटर में मिले, और जो है उसकी तहकीकात तुम कर चुके हो, तुम कुछ मिला भी नहीं अभी तक, तुमको क्यों रखते हो? उनको बेल दी गई। तो इसकी अगर आप आधारशिला देखें, जो जो इसका महत्व होगा आगे, वो ये होगा कि अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर के आप कोर्ट कर सकते हैं बाकी कचहरियों में कि भाई किसी को इस तरह से आप आतंकवादी कानूनों के तहत गिरफ्तार नहीं कर सकते। ये जरूरी इसलिए है कि ये मानव जो हमारे अधिकार हैं उनकी रक्षा के लिए, हमारे जो जनतांत्रिक अधिकार उसकी रक्षा के लिए बहुत आवश्यक है। तो सुप्रीम कोर्ट दो तरह के फैसले दिए, एक में सरकारी बात पूरी मान ली और एक में सरकार की बात थोड़ा सा उन्होंने नहीं मानी और कहा कि जो आपने 5 साल से इनको बिना जमानत के रखा है वो ठीक नहीं, उनको फौरन छोड़िए। लेकिन उसमें भी बहुत लोग पड़े हुए हैं जिनके की वकील नहीं थे, जिनके पास इतने पैसे नहीं है, ऐसे दोस्त नहीं है उनका मुकदमा कर सकें, लेकर आगे बढ़ सके। तो शायद उनको भी इससे कुछ फायदा हो या कम से कम कुछ मुश्किल से छूटे वो लोग, क्योंकि जो भी उनके साथ हुआ है वो बिल्कुल गलत है, ये सब जानते हैं। लेकिन सरकार क्यों कर रही है ये सरकार समझेगी, आम आदमी समझ नहीं पाता इन चीज़ों को कि आपने कुछ ऐसे लोगों पे जो सोचते समझते उन आंदोलनों से जुड़े हुए हैं जो नागरिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए बनाए गए थे, शुरू हुए थे, उनके खिलाफ ही आपने ऐसा करना शुरू कर दिया। अब ये भी सुना हमने कि जो वकील हैं जो इस तरह काम करते हैं उनके खिलाफ भी सरकार कोशिश करेगी खड़ी हो जाए। तो सरकार का काम है जनतंत्र में कि जनता के हित में काम करे, मानवीय अधिकारों की रक्षा करे, जनतांत्रिक अधिकारों की रक्षा करे। सरकार का ये काम नहीं है कि किसी भी तरह से अगर जिसको चाहे उसका रास्ता बंद कर दे, उसको जेल में डाल दे। अब यहाँ सुप्रीम कोर्ट अगर खड़ा नहीं हुआ तो इसकी रक्षा कौन करेगा? लेकिन 5 साल तक इसका कुछ नहीं हुआ। सिद्दीकी कप्पन वाले केस में 2 साल उसको बिना किसी वजह के, एक आदमी एक पत्रकार अपनी काम करने जा रहा है, उसको आपने पकड़ लिया, उसने रिपोर्ट लिखी भी नहीं है, उसको आपने बंद कर दिया, उसकी कोई सुनवाई नहीं है, 2 साल तक पड़ा रहता है। अब जो फैक्ट चेकर है उसको भी आपने कई दिनों टाल दिया, बहुत ज़्यादा आफत हुई तो मुश्किल हुई। जिस तीसरा से तलवार ने तमाम लोगों को सजा दिलवाई इसलिए कि उन्होंने गलत काम किए थे, उसको आपने कहना शुरू कर दिया कि उसने सब दस्तावेज ठीक नहीं कर किए थे। तो यानी आज की तारीख में जो हमारा कोर्ट है वो कितना निष्पक्ष है, कितना कोर्ट की तरह का है, ये हम सबको लगता है कि सवाल खत्म नहीं हो रहे हैं। ये दो फैसले ये और सामने लाते हैं कि ये जो द्वंद्व चल रहा है इस तरह से कि सरकार कुछ कहती है उसको वो बंद नहीं कर पाते, और बड़ी मुश्किल होती है उन्हें कि जब सरकार गलती करे उसको डांट लगाए उसमें। तो चाहे मामला ईडी का हो, चाहे मामला एल्गार परिषद का हो, चाहे मामला मानवाधिकारों की बात का हो, या मामला सरकार को गलत काम करने देने की इजाजत का हो, सुप्रीम कोर्ट के दो फैसले हमें बताते हैं कि हम तय नहीं कर पा रहे हैं कि वो कितना सुप्रीम है। इस बात के साथ विदा लेता हूँ। नमस्कार।